हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी तक पर। अभी हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है शिक्षण विधियाँ। जितनी भी शिक्षण विधियाँ संपन्न हो चुकी है, आप सबने वीडियो देखा, लाइक किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन शिक्षण विधियों में देख चुके होंगे कि जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, वो सारी की सारी बातें इन विधियों में हमने वीडियो में डाली है। शिक्षण विधियों के सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल के रूप में भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज शुरू करते हैं हम अपना शिक्षण विधियों का वापस कार्यक्रम और शुरू करते हैं तीसरी विधि, जिसका नाम है आगमन विधि। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारी परीक्षाओं में इसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं और जितनी भी भाषा संबंधी शिक्षण कार्य करवाया जाता है वह आगमन विधि पर निर्भर करता है। इसकी एक दूसरी विधि होती है निगमन विधि, वो अगले वीडियो में हम उसको देखेंगे। शुरू करते हैं आगमन विधि। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी आगमन विधि की समस्या कभी नहीं रहेगी। आप आराम से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। आगमन विधि इस विधि में बालक का ध्यान शिक्षार्थी जो है उसका ध्यान विशिष्ट उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जाता है। किया जाता है। यहां बहुत कुछ है, थोड़ा मैं समझा देता हूं, उसको वापस स्पष्ट करता हूं। आगमन विधि में बालक का ध्यान विशिष्ट उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आगमन उदाहरण, यहां से में विधि याद रह जाएगी कि आगमन विधि में उदाहरणों का प्रयोग होगा। बालक को बहुत सारे उदाहरण दिखाए जाएंगे, लिखाए जाएंगे और उसके बाद में निष्कर्ष निकलवाया जाएगा। कैसे, आगे देखते हैं। अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरणों का अध्याय या अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। याद रखेंगे, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है उदाहरणों के द्वारा अध्ययन करके जो नियम बनाने की विधि कौन सी है, तो याद रखेंगे आगमन विधि। तो यहां याद रखेंगे आगमन विधि में उदाहरणों के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखेंगे उदाहरणों का अध्ययन करके, अनुभवों और कुछ प्रयोगों द्वारा हम उदाहरणों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद में नियम बनाते हैं, वो विधि कहलाएगी आगमन विधि। यह किस सूत्र पर काम करती है ये भी हम लिखेंगे। यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र पर आधारित है। ध्यान करेंगे, यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी विधि है, याद करेंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो सूत्र है उस पर आधारित विधि का नाम है
आगमन विधि। या ऐसा पूछा जाता है परीक्षाओं में, विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है, तो भी हमारा उत्तर होगा आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर ध्यान कर लेंगे, ये सारा आप याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर आना, स्थूल बड़े से छोटे की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसी सूत्र पर आधारित है हमारी विधि आगमन विधि। बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, आइए कुछ प्रमुख परिभाषाओं का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। जॉयसी, जिन्होंने शिक्षण कार्य पे बहुत सारी अपनी टिप्पणियां लिखी है, उनके अनुसार आगमन विधि की क्या परिभाषा होगी या क्या पहचान होगी, क्या विशेषता है। जॉयसी के अनुसार आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। परिभाषा याद रखेंगे, जॉयसी दृष्टांत की सहायता, तो याद रह जाएगा। जॉयसी के अनुसार आगमन विशेष दृष्टांत, विशेष उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक, कैसे उदाहरणों की सहायता से नियमों को प्राप्त करेंगे, उस विधि को हम कहते हैं आगमन विधि, जॉयसी के अनुसार। यंग के अनुसार देखते हैं एक और परिभाषा हम। यंग के अनुसार इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र तक पहुंचता है। यंग के अनुसार इस विधि में, यानी आगमन विधि में, बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं ही किसी विशेष सिद्धांत को अथवा नियम, क्यों बार बार जब उदाहरण को हल करेगा तो कोई सिद्धांत उसके मस्तिष्क में बैठेगा, कोई नियम बनाएगा और किसी सूत्र तक वो पहुंचता है। ये हमारे इस यंग के अनुसार है। एक और परिभाषा देखते हैं हम, लेंडल के अनुसार ये जो परिभाषा अभी लिखी जा रही है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी भी गई है और भविष्य की होने वाली परीक्षाओं में पूछी भी जा सकती है। तो परिभाषा याद करेंगे हम सभी।
जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तब यह विधि आगमन विधि कहलाती है। एक बार पुनः हम दोहराते हैं। लेंडन के अनुसार जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात उनके प्रस्तुत करने के बाद बालक स्वयं ही निष्कर्ष निकालता है, और जब ये निष्कर्ष निकल जाता है तो ये विधि कहलाएगी आगमन विधि। यानी बालकों को उदाहरण देना, तथ्य देना, उसके बाद बालक स्वयं ही अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके एक निष्कर्ष पर पहुंचता है सूत्र की सहायता से, तो वो विधि कहलाएगी आगमन विधि। तो हमने यहाँ पे 3 विधियों की परिभाषा लिखी, जॉयसी के अनुसार, यंग के अनुसार और लेंडन के अनुसार। एक बार पुनः आप दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगी। हमारी जो विधि है आगमन विधि, उसके कुछ सोपान हैं। आइए हम उन सोपानों को लिखते हैं। आगमन विधि के सोपान। इनको हम पद भी कह सकते हैं, सोपान कहें या पद एक ही बात है। आगमन विधि के 4 सोपान हैं, 4 पद हैं, जिनके निष्कर्ष के आधार पर हमारा ये आगमन विधि का पूरा वीडियो हल हो जाएगा। कौन कौन से सोपान हैं? सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। दूसरे चरण में आता है निरीक्षण एवं विश्लेषण। क्रमांक 3 पे आता है नियमीकरण या सामान्यीकरण। अंतिम और चौथा पद है, चौथा सोपान है परीक्षण एवं सत्यापन करना। इस प्रकार से हम देखते हैं आगमन विधि के 4 पद हैं, 4 सोपान हैं। सबसे पहला है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। बालक को खूब सारे उदाहरण दिए जाते हैं, बालकों के सामने उदाहरण रख दिए जाते हैं। बालक उन उदाहरणों को देखता है और उसके बाद में उनसे कुछ सीखता है। जब बालक सीख जाता है तो उसका निरीक्षण किया जाता है और एक निष्कर्ष निकाला जाता है, इन उदाहरणों को हमने किया तो क्या कॉमन बात रही, सब में एक जैसी बात क्या दिखाई दे रही है। उसके बाद में जब समझ आ जाता है कि सब में एक ही पद्धति काम में आ रही है,
तो वहाँ से नियमीकरण होगा, नियम बनाया जाएगा, या उसको हम कहते हैं उसका सामान्यीकरण की। सारे उदाहरण इस सूत्र पर आधारित हैं। और जब सूत्र बन जाएगा या नियम बन जाएगा तो हम उसका क्या करेंगे, एक बार पुनः उसका परीक्षण करते हैं और सत्यापन करते हैं कि वास्तव में जो नियम बना है वो सही है या नहीं। इस प्रकार से आगमन विधि के 4 पद हो गए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे प्रश्न आता है, इनमें 4 में से कोई एक हटा दिया जाता है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुत करना होता है, फिर निरीक्षण करना होगा, फिर नियम बनाए जाएंगे और फिर बाद में परीक्षण करवाया जाएगा। आप याद रख सकते हैं, उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण, या प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण, सत्यापन करना। दोनों में से बिंदु कोई भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें चारों बिंदुओं को याद रखना है। ये आगमन विधि के सोपान है। अब प्रत्येक विधि में कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं, तो आइए हम चलते हैं आगमन विधि के गुणों की ओर। अब हम पढ़ते हैं आगमन विधि के गुण। आगमन विधि के गुण। प्रत्येक विधि की विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं आगमन विधि की, तो यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। देखते हैं पहली विधि, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। पहली विशेषता है इसकी यह है मनोवैज्ञानिक विधि है जिससे आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि छात्र स्वयं नियम की खोज करते हैं। पहली विशेषता या पहला गुण हो गया आगमन विधि का, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास पैदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि छात्र स्वयं ही अनेक उदाहरणों की खोज करते करते नियम का निर्माण करते हैं, इसलिए इस विधि को हम मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। एक ध्यान करेंगे, अभी जो वर्तमान परीक्षाएं हो रही है उनमें जो प्रश्न आ रहे हैं वो सभी अप्लाइड प्रश्न आ रहे हैं, व्यवहारिक प्रश्न आ रहे हैं, सीधा सीधा पूछा नहीं जाता। इसलिए सारे बातें जो हैं, गुण हैं, वो हमें याद भी रखने हैं। अगली इस आगमन विधि की विशेषता है, यह विधि छोटी जो कक्षाएं हैं छोटी कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी एवं उपयुक्त है। आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी है और उपयुक्त है, क्योंकि बालक स्वयं उत्सुकता के साथ उदाहरणों को हल करता है, नियम बनाता, तो उसकी उत्सुकता बढ़ती है और वो ज्ञान स्थायी रूप से उसके मस्तिष्क में जाता है। तो ये ध्यान करेंगे। आगमन विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ये ध्यान करेंगे सभी। आगमन विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है? क्योंकि बालक स्वयं ही उदाहरणों को हल करता है और नियम का निर्माण करता है। इस कारण से जब उसने स्वयं उसमें भाग लिया है तो वो उसके मन मस्तिष्क पर स्थायी रूप से जम जाता है। इसीलिए इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। आगे इसकी विधि की और विशेषता,
छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इस विधि के द्वारा छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, क्योंकि बालक स्वयं उदाहरणों को हल करता है तो उसकी मानसिक शक्ति का विकास होता है। अगली विशेषता इसकी है, बालक सदैव नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। बालक हमेशा आगम विधि में जो नवीन ज्ञान देते हैं, नवीन उदाहरण मिलेंगे, उनको जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, उसकी उत्सुकता बढ़ती रहती है। अगला, आगमन विधि से बालकों की मानसिक शक्तियों कैसी, कुछ उदाहरण जैसे यथा आलोचनात्मक, निरीक्षण, तर्क विचार एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है। यह शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। आगमन विधि से बालकों की मानसिक शक्तियों, कुछ उदाहरण जैसे यथा आलोचनात्मक शक्ति का विकास होता है, उसकी निरीक्षण क्षमता बढ़ती है, तर्क विचार करने की क्षमता बढ़ती है और तर्क के बाद में निर्णय करने की क्षमता भी उसकी बढ़ती है। इसलिए ये निरीक्षण विधि, ये आगमन विधि शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। एक उदाहरण और देखते हैं, एक विशेषता इनकी, इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। अतः यह वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में तथ्य है, उन तथ्यों पर आधारित होता है। जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष, क्यों उनके सामने उदाहरण लिखे रहते हैं, उदाहरणों को हल करते हैं, और हल करने के बाद में वो किसी नियम का निर्माण करते हैं, सूत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए इस विधि को हम वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। शेष में आगे के भाग में यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर की ओर, इसमें बालक की रुचि, क्योंकि बालक स्वयं हल कर रहा है उदाहरणों को, इसलिए बालक की रुचि का विकास होता है। बालक खुद हल कर रहा है, इसलिए उसका रुचि का भाव बढ़ना, उसकी उत्सुकता बनी रहती है, जिससे विषय सरल हो जाता है। बालक स्वयं हल कर रहा है तो उसकी उत्सुकता बढ़ी हुई है, उसकी रुचि बढ़ी हुई है, इस कारण से विषय जल्दी ही हल हो जाता है, सरल हो जाता है। आगमन विधि का एक और गुण,
आगमन विधि से या आगमन विधि द्वारा आसानी से नियम का निर्माण किया जा सकता है। बालक उदाहरण देते हैं, उदाहरणों को हल करते हैं तो स्वयं ही नियमों का निर्माण करते हैं। तो लिखा हमने आगमन विधि द्वारा आसानी से नियम का निर्माण किया जा सकता है। इस कारण से छात्रों में जांच करने व पुष्टि करने की आदत पड़ जाती है। स्वयं बालक हल कर रहा है तो अपने उदाहरणों की वो जांच करता है। जांच करने के बाद में जो उसने नियम बनाया है उसकी पुष्टि भी करता है कि मैंने जो सूत्र बनाया है, जो नियम बनाया है, वो सही है या नहीं है। इस कारण से बालक की जांच करने और उसकी पुष्टि करने की आदत भी पड़ जाती है। तो यहाँ पर कुछ हमने आगमन विधि के गुण लिखे हैं। प्रत्येक विधि की कुछ सीमाएं हैं, उनके कुछ दोष भी हैं। आइए हम चलते हैं आगमन विधि के दोष और उनकी सीमाओं की ओर। अब हम देखते हैं आगमन विधि की सीमाएं या उसके दोष। प्रत्येक विधि की कुछ सीमाएं होती है प्रयोग के आधार पर, या उनमें कुछ कमियां होती है। तो यहाँ आगमन विधि की क्या सीमाएं हैं हम देखते हैं। सबसे पहला बिंदु, इस विधि की गति अत्यंत मंद है यानी धीमी है। जिससे इसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति में समय और परिश्रम अधिक लगता है। इस विधि की गति, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हम बालकों को हम देते हैं तो बालक उन उदाहरणों के हल करने में बहुत समय लगा देता है। इसके कारण ज्ञान प्राप्ति में समय ज़्यादा लगता है और परिश्रम भी अधिक लगता है। ये इस विधि की सीमाएं हैं। आगमन विधि द्वारा बालकों में समस्या समाधान की योग्यता एवं क्षमता का विकास संभव नहीं है। का विकास संभव नहीं है। आगमन विधि है बालकों में समस्या समाधान, क्योंकि बालक को वही उदाहरण दिए जाते हैं जिनके आधार पर एक नियम बन सकता है। इसलिए बालकों में समस्या समाधान की योग्यता और उनकी क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। ये आगमन विधि की एक सीमा है। अगला बिंदु हम देखते हैं। यह विधि
निम्न कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी, बड़ी कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान करेंगे। आगमन विधि केवल छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बड़ी कक्षाओं में इस विधि का उपयोग नहीं होता है, ये आगमन विधि की एक सीमा है। अब बड़ी कक्षाओं में क्यों नहीं होता है, आगे हम लिख लेते हैं इसी में, क्योंकि उच्च कक्षाओं में पाठ्यक्रम इतना विस्तृत होता है, लंबा चौड़ा होता है कि इस विधि द्वारा संपूर्ण ज्ञान सीमित समय में प्राप्त करना संभव नहीं है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा होता है, और बड़े पाठ्यक्रम को अगर हम आगमन विधि के द्वारा सूत्र निर्माण करके करेंगे, नियमों का निर्धारण करके करते हैं, तो जो समय निर्धारित होता है एक सेशन में पूरा पाठ्यक्रम करवाना, तो उस सीमित समय में हम इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर सकते। ये आगमन विधि की एक सीमा है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान क्रमबद्ध नहीं होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान क्रमबद्ध, कौन सा नियम पहले होगा कौन सा बाद में, ऐसा नहीं। उदाहरण दे देते हैं, उन उदाहरणों के आधार पर जो नियम निकलता है वही नियम बालक सीखता है, तो क्रमशः वो बातें नहीं सीख पाता है। अनुभवी एवं योग्य अध्यापक ही इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जिन अध्यापकों के पास में अनुभव है या योग्य अध्यापक हैं, वो ही इस विधि का आगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण बालकों के समक्ष रखने पड़ते हैं और उनको समझाना पड़ता है, बालक उनको हल करता है, नियमों का निर्धारण करता है। इस कारण से अनुभवी एवं योग्य अध्यापक ही इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जिसके अनुभव नहीं है और एकदम फ्रेशर है अध्यापक, तो वह इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार से हमने देखा आगमन विधि के कुछ दोष हैं, कुछ उसकी सीमाएं भी हैं। तो हमने आगमन विधि के सोपान कौन कौन से उनको समझा, आगमन विधि के गुण क्या है वो समझा, आगमन विधि की सीमाएं क्या वो जाना, और आगमन विधि की कुछ परिभाषाएं में हमने सीखी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक का बटन अवश्य प्रेस करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सारी PDF के रूप में फाइलें आपको प्राप्त हो सकती है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। धन्यवाद।